ओके, लास्ट टाइम हमने कहाँ तक बात की थी? टू राइट वर्ड इक्वेशन यानी कि किसी भी फॉर्मूला को किसके बारे में लिखना, फॉर्म ऑफ वर्ड के बारे में लिखना। एंड देन हमने डिस्कस किया था किसके फॉर केमिकल इक्वेशन यानी कि इन टर्म ऑफ सिंबल, जो भी केमिकल सिंबल होता है उसके बारे में पढ़ना। ओके, और हमने क्या डिस्कस किया था कि कोई भी केमिकल इक्वेशन होता है, इसमें मान लो कि मोर देन 2 रिएक्टर होते हैं। ओके, तो मोर देन 2 रिएक्टर को हम किससे डिनोटेड करेंगे? तो हम बीच में कौन किसकी साइन लगाएंगे? प्लस की साइन लगाएंगे। ओके, जो रिवर्सिबल ना हो तो उसको ओके, हाँ, अगर रिवर्सिबल नहीं होता है, ओनली सिंगल साइड होता है, तो हम सिंगल साइड एरो बताएंगे। रिवर्सिबल है तो दो साइड हाँ, 1/10 आपको है ना, कोई भी इक्वेशन में ऐसे रिवर्सिबल आपकी इक्वेशन किसी में भी नहीं आएगी। आप 11-12 साइंस लोगे, इसमें आपको आएगा रिवर्सिबल प्रोसेस है, यानी कि इसमें पॉसिबल है ना, यहाँ से आपको ऐसे भी मिल सकता है एंड देन प्रोडक्ट में से हमको केमिकल रिएक्टर भी मिल सकता है ना। बट इन 10th आपको कोई भी रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं आएगी। ओके, देन व्हाट इज कॉल्ड बैलेंस केमिकल इक्वेशन के बारे में पढ़ा था। इफ द नंबर ऑफ द एटम ऑफ द ईच एलिमेंट ऑन द बोथ साइड ऑफ द reactor side and the product side are same, then it is called a balanced chemical equation. Else अगर नहीं होता है then it is called a unbalanced chemical equation or skeletal chemical equation. Okay, skeletal वर्ड आपके लिए नया नहीं होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। unbalanced chemical equation है वही, इसको ही क्या बोलते हैं? skeletal chemical equation बोलते हैं। तो ये हो गया। सर ये चैप्टर खत्म होगा तो आप दूसरा कौन सा चालू करोगे? ये चैप्टर खत्म होगा तो मेरी इच्छा है हम फिजिक्स का स्टार्ट कर देंगे। हम ऐसे ऑल्टरनेटिव लेंगे, एक केमिस्ट्री का लेंगे, एक बायोलॉजी का या फिर फिजिक्स का लेंगे एंड एक उसके बाद ऐसे तीनों के तीनों हम ऑल्टरनेटिव सब्जेक्ट का लेंगे। फिर 10 केमिस्ट्री, फिर बायोलॉजी एंड फिजिक्स, ऐसे कैसे करेंगे, है ना? सर बायोलॉजी वो समझ नहीं आता मैं क्या पढ़ा। बायोलॉजी हाँ तो कोई नहीं, तो तू कौन से स्कूल में? DCIS अडाल। ओके, DCIS, हाँ कोई नहीं, बायोलॉजी वो वाला, ये लाइफ प्रोसेस। हाँ, तो कितना मस्त चैप्टर है। मैं उधर पढ़ा, पता नहीं कहाँ तक पहुँचे वो उधर नरिशमेंट्स न्यूट्रिशन इन एनिमल्स उधर। हाँ, तो मतलब कुछ ही टाइम हुआ होगा ना, अभी थोड़ा स्टार्टिंग ही है अभी। ओके चलो, ओके, स्टेप इन्वॉल्व इन राइटिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। ओके, हमको पता है कि रिएक्टेंट साइड में क्या होता है कि जो भी दो चीज़ें मिल रही है, लाइक हमने ये किसका फॉर्मूला भी मोटा मोटी आपको आइडिया आ जाना चाहिए, आपका दिमाग वहाँ पर पहुँच जाना चाहिए कि ये मैग्नीशियम में ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो रहा है, यानी कि हमने जो एक्टिविटी देखी थी राइट, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, ये उसका एग्जांपल है। ओके चलो, क्वेश्चन पूछा हुआ है रिएक्टेंट एस एंड प्रोडक्ट एस। रिएक्टेंट Ag और O2 ऑक्साइड। ओके, राइट, एंड इधर कौन सी सेंस में नहीं आए? रिएक्टेंट्स कहाँ पर होते हैं, कौन सी साइड में होते हैं? लेफ्ट हैंड साइड, एंड देन प्रोडक्ट हमको कहाँ पर मिलते हैं? राइट हैंड साइड। ओके, रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट सेपरेटेड बाय एन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, राइट। ओके, हम थ्रू किससे उसको सेपरेट करते हैं? एरो से सेपरेट करते हैं। 2 or more reactor all product में भी ऐसा देखो, इन दिस कंडीशन पर्टिकुलर वी गेट अ सिंगल प्रोडक्ट। ओके, इन दिस कंडीशन हमको क्या मिलता है? सिंगल प्रोडक्ट मिलता है, बट इन मेनी केस वी गेट अ मोर देन वन प्रोडक्ट। ओके, देन हाँ राइट। ओके, लाइक एग्जांपल एनीथिंग, लाइक उसमें मिलता था सिल्वर वो मिलता था ना, लेड नाइट्रेट मिलता था। ओके, एंड अदर हाइड्रोजन मिलता था, तो उसी में क्या होता था कि मोर देन वन हमको क्या मिलता था? प्रोडक्ट मिलता था। इसीलिए अगर प्रोडक्ट भी मोर देन वन मिलता है तो उसको भी हम किसी साइन से करेंगे? हम प्लस की साइन से उसको सेपरेट करेंगे। ओके, कंडीशन मेंशन, मान लो कंडीशन यानी कि इन द सेंस इफ वी एडेड सम हीट, ओके, या फिर सम कैटालिस्ट इन द सेंस क्या करेगा? तो वो केमिकल इक्वेशन को फास्ट बनाएगा। समझ में आया? कैटालिस्ट आपके लिए नया वर्ड है। कैटालिस्ट क्या करता है? देखो, इन मैनी प्रोसेस आप पढ़ोगे, ओके, फॉर फर्दर स्टडीज 11th-12th में, और ऑल्सो इन फॉर सम फॉर्मूला इन 10th में। आपको कुछ इक्वेशन में क्या यूज करना पड़ेगा? कैटालिस्ट यूज करना पड़ेगा।
अब कैटालिस्ट क्या करेगा कि ये इक्वेशन है, केमिकल रिएक्शन तो होगी ही सही, अब कैटालिस्ट पर्टिकुलर इन द सेंस क्या है, तो वो रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेगा। ओके, कैटालिस्ट का कहीं भी इन्वॉल्वमेंट इसमें या इसमें नहीं होगा, बट वो क्या करेगा, तो जो केमिकल रिएक्शन हो रही है ना उसकी स्पीड को इंक्रीज करेगा, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, कैटालिस्ट बोलते हैं। एंड वो सारी चीजें हम कहाँ पर लिखते हैं, अबव द एरो या फिर एरो के नीचे, बिलो द एरो, आप कहीं पर भी लिख सकते हो। मान लो इन थ्रू केमिकल इक्वेशन आई इन्वॉल्व द हीट, ओके, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ट्रायंगल शेप बना दूंगा। इसका मतलब क्या है, तो ये जो केमिकल इक्वेशन हुई है, ये जो केमिकल रिएक्शन हुई है वो ऐसे ही नहीं हुई है। हाँ, राइट। क्या मान लो ये केमिकल चेंजेस करने में मन, देखो आपको ऐसे बहुत सारे केमिकल इक्वेशन पढ़ोगे जिसमें हीट इन्वॉल्व होगी, ओके, इन सम टाइम केमिकल रिएक्शन बहुत स्लो होती है, तो क्या मैं 2 दिन तक वेट करूंगा, नहीं, आई एड सम कैटालिस्ट, वो क्या कर देगा, तो केमिकल जो रिएक्शन हो रही है इसकी स्पीड को इंक्रीज कर देगा। इन सम टाइम वी एडेड सम टेम्परेचर, सम प्रेशर, बिकॉज सम केमिकल इक्वेशन आर पर्टिकुलरली इन एरिया, यानी कि अगर ये केमिकल इक्वेशन है तो वो पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही होगी। तो मान लो उसका टेम्परेचर 55 डिग्री सेल्सियस है, तो मैं क्या करूंगा, इधर मेंशन करूंगा कि ये केमिकल रिएक्शन अकर होगी कब, जब टेम्परेचर 55 डिग्री हो, या फिर सम टाइम वी ऐड सम प्रेशर, ओके, कि मान लो ये केमिकल अकर हो रही है, केमिकल इक्वेशन हो रही है, वो 530 पास्कल प्रेशर पे ही क्या होगी, ये रिएक्शन होगी। ओके, तो ये सारी चीजें मैं कहाँ पर रखूंगा, इक्वेशन के ऊपर या इक्वेशन के नीचे रखूंगा। क्लियर, कौन कौन सी चीजें यहाँ पर आएगी, सबसे पहला अगर मैं उसको हीट दे रहा हूँ तो हीट आएगी, सेकंड कैटालिस्ट, ओके, इक्वेशन केमिकल रिएक्शन को किस क्या करने के लिए, फास्ट करने के लिए। थर्ड, अगर हीट ही कैटालिस्ट है क्या, नहीं, हाँ, हीट को कैटालिस्ट बोल सकते हैं, बट हीट कोई पर्टिकुलर सब्सटेंस नहीं है। ओके, कैटालिस्ट इन द सेंस, मान लो क्लोरीन है, ओके, तो मैं यहाँ पर Cl2 लिखूं, यानी कि मैं क्लोरीन ऐड कर रहा हूँ, बट मुझे फाइनल प्रोडक्ट में क्लोरीन का कोई जिक्र नहीं होगा, इसी को क्या बोलते हैं, पर्टिकुलर कैटालिस्ट बोलते हैं। ओके, क्लियर, अगर हीट ऐड करनी हो तो मैं ट्रायंगल दिखा दूंगा। थर्ड हमारा होगा टेम्परेचर, कोई पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन है, इस टेम्परेचर पे ही बिलोंग करती है, देन आई राइट ऑन द अबाउट द टेबल, ओके, एंड लास्ट वाला प्रेशर, ओके, राइट, ओके, इन सब केमिकल रिएक्शन क्या होगा, कोई पर्टिकुलर प्रेशर पे ही वो केमिकल रिएक्शन अकर होगी, ओके, देन इट्स राइट अबाउट द एरर, ओके, तो सारी कंडीशन होगी, वी विल राइट, देखो इसमें है ना, अबाउट द एरर, लाइक वी हैडेड हीट ऑन दिस पर्टिकुलर केमिकल इक्वेशन, देन वी ड्रॉ अ ट्रायंगल अबाउट द एरर। ट्रायंगल ना बनाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझो, ओके, फॉर दिस पर्टिकुलर केसेस हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये सब कुछ क्या कर देगा, आपके केमिकल इक्वेशन को है ना गुड लुकिंग करने के लिए, अच्छे से समझने के लिए, कोई मान लो आप कुछ नहीं लिखा हुआ है आपने, आप ये इक्वेशन लिख रहे हो, इसका मतलब क्या, इसमें इसको पता चल जाएगा कि इसमें हीट इन्वॉल्व है, ओके, इसमें हीट इन्वॉल्व है, ये दोनों रिएक्ट हो रहे हैं एंड फाइनल हमको प्रोडक्ट मिल रही है। ओके, अगर आपने टेम्परेचर यहाँ पर मेंशन कर दिया होगा, आपको ऊपर नीचे थियरी में कोई रीड नहीं करेगा, समझ में आया ना, तो ये इसीलिए जो देखो यहाँ पर हम हीट भी लिख सकते हैं, ओके, बट ये स्पेसिफिक सिंबल है, कितनी बार हीट लिखोगे, क्योंकि फर्दर बाद में बहुत सारी केमिकल रिएक्शन आपको थ्रू हीट ही करनी होगी, ओके, तो आप कितने में हीट ऐसा लगोगे, तो क्या कर दिया, एक ट्रायंगल ही बना दिया कि इसका साइन मतलब क्या होगा कि इस केमिकल इक्वेशन में हीट इन्वॉल्व है। तो सर हीट का टेम्परेचर का वो सब अलग अलग नहीं, हीट का मतलब क्या, देखो हीट एंड टेम्परेचर अलग चीज है। हीट यानी कि अगर मैं इस टेम्परेचर पे हीट और पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन अगर मैं हीट दूंगा तब वो केमिकल रिएक्शन होगी अच्छे से कंप्लीट, नो प्रॉब्लम।
ओके, बट कुछ केमिकल रिएक्शन होती है ना वो पर्टिकुलर इस टेम्परेचर पे ही होती है, तो इसीलिए शायद रूम का टेम्परेचर या तो मुझे उस टेम्परेचर तक हीट देनी पड़ेगी तभी वो केमिकल रिएक्शन होगा। इसीलिए यहाँ पर तो नॉर्मल हीट है, आप नॉर्मल हीट चाहे आप कैंडल से दो या बर्नर से दो, वैसे आप नॉर्मल हीट दोगे तो वो प्रैक्टिकल का वो वीडियो बनाएगा वो अंडर प्रोसेस ही है, ओके, बट आप नॉर्मल हीट दोगे तब ये प्रोसेस हो जाएगी, उसके लिए कोई ऐसा पर्टिकुलर टेम्परेचर वगैरह रिक्वायर्ड नहीं है, इसीलिए हम यहाँ पर नॉर्मल हीट लिखते हैं। अगर पर्टिकुलर टेम्परेचर रिक्वायर्ड होगा तो मैं वहाँ पर क्या करूँगा, मेंशन करूँगा, ओके, डन। Okay, test of the reactant and the product to make a reactant more informative। ऐसी कौन सी चीज है ओके जो हमारे केमिकल जो इक्वेशन होता है उसको मोर अट्रैक्टिव करती है, तो ये सारे सिंबल्स यानी कि इन द सेंस स्टेट्स, ओके, यहाँ पर देखो कि हमने जब मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया यानी कि मैग्नीशियम उस वक्त कौन सी स्टेट में था, एस किया हुआ है इन द सेंस सॉलिड में, फिर उसने ऑक्सीजन लिया, हमने कहीं से ऑक्सीजन लिया नहीं लिया, ऑटोमेटिकली लिया हुआ है बिकॉज मैग्नीशियम रिबन इज बर्न, राइट, तो एनीथिंग थिंग्स इज बर्न देन इट्स रिएक्ट विद द ऑक्सीजन, ओके, ऐसे इट्स नॉट बर्न, तो ऑक्सीजन है इन द सेंस वो गैस फॉर्म में है, तो हमने यहाँ पर जी लिखा हुआ है, तो जी है कि हाँ जी जी जी, वो जी नीचे का कट गया है, जी है, ओके, गैस के फॉर्म में है, ओके, फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड मैं आपको बताता हूँ इसमें कि कौन कौन सी रिक्वायर्ड, इतने ही होते हैं स्टेप, फिर देखो हमको फाइनल प्रोडक्ट में क्या मिला, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला, पाउडर फॉर्म में था, एस की फॉर्म में, देखा था है ना, एस की फॉर्म में था, तो वो सॉलिड था, पाउडर कैसा होता है, सॉलिड होता है, तो मैं यहाँ पर डिस्कस किया एस के फॉर्म में, पाउडर सॉलिड आता है, हाँ पाउडर सॉलिड में आता है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, सॉलिड किया, ओके, तो वो स्टेट्स के, सॉरी वो एस जी वो सब स्टेट्स के, हाँ ये राइट, ये जो एस है ये, अच्छा ये एम जी ओ ये वगैरह नहीं सर, तो जो आपने एस ब्रैकेट में वो सब लिखे वही स्टेट्स क्या है, हाँ वही स्टेट है, आप मतलब ये क्या करेगा, देखो आप मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन यूज्ड टू मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके, बट ये जो थिंग्स है देखो क्या किया है, द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट टू मेक अ रिएक्शन मोर इंफॉर्मेटिव, समझ में आया ना कि ये क्या कर देगा, तो जो आपकी केमिकल इक्वेशन आपने जो लिखी हुई है इसको एकदम मोर इंफॉर्मेटिव बताएगा कि आप इसको पहले कैसे पता चलेगा कि ये सॉलिड है, गैस के साथ रिएक्ट हो रहा है, फाइनली हमको सॉलिड मिल रहा है, यानी कि एक आप इक्वेशन देख के उसकी सारी चीजें एनालिसिस कर सकते हो, समझ में आया ना, आपकी उसको पूरी थियरी वगैरह पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको रिएक्टेंट पता चल जाएगा कि रिएक्टेंट्स मैंने इसी स्टेट में लिए थे, देन फाइनल प्रोडक्ट हमको ये स्टेट में मिल रही है, फाइनल प्रोडक्ट ये मिल रही है, ये इक्वेशन में मुझे हीट देनी पड़ेगी, ये सारी आप एनालिसिस है ना थ्रू केमिकल इक्वेशन ही कर सकते हैं, डन, क्लियर, ओके, हाँ, तो ये सारी चीजें ना आपको भी आएंगे, ओके, बट अभी वो स्टेप बाय स्टेप आएगी, तब आपको खुद पता चल जाएगा कि आपको ये लिक्विड स्टेट में है, तो ये आप यहाँ पर एल लिख दोगे, अगर लिक्विड स्टेट पे तो इसमें मैंने कोई भी चीज लिक्विड स्टेट में नहीं है, तो इसीलिए अगर लिक्विड स्टेट होता तो एल लिखते हम, ओके, अगर सर वो मैग्नीशियम ऑक्साइड और पाउडर बना है तो उसको पानी के अंदर डाल देता हूँ, सॉरी सर MgO उसको पानी के अंदर डाल देता हूँ, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, पानी के हमने अंदर डाल दे तो आपको हम मिलेगा, सुनो पानी के अंदर डाल दोगे ना, हाँ, तब देखो 3 स्टेट पॉसिबल है, और लिक्विड के लिए हम क्या लिखते हैं, एल लिखते हैं, सॉलिड के लिए हम एस लिखते हैं, एंड गैस के लिए हम क्या लिखते हैं, स्मॉल जी लिखते हैं, ओके, एक अनदर स्टेट आपको मिलेगी कि सॉलिड के अंदर, सॉरी वाटर के अंदर सॉलिड का हमको क्या मिलेगा, मिक्सचर टाइप मिलेगा, ओके, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्वा सॉल्यूशन बोलते हैं, इसीलिए हम इसको किससे डिनोटेट करते हैं, KQ से डिनोटेट करते हैं, बस मोटा मोटी इतनी स्टेट है, बस 4 सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड एक्वा स्टेट, इससे अलावा कुछ नहीं होगा, क्या एक्वा सॉल्यूशन क्या, एक्वा सॉल्यूशन यानी कि क्या, मैंने आपको बोला था कि जो लीड नाइट्रेट का सॉल्यूशन हमको मिल रहा था, हाँ,
है ना। तो उसमें क्या था, तो लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन में हमको येलो कलर के प्रेसिपिटेट मिलते थे। ओके, अब वो येलो कलर के प्रेसिपिटेट है ना, ऐसे किसकी फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है, बट वो अभी सॉल्यूशन में मिक्स्ड है, इसीलिए वो कैसा फॉर्म करेंगे, एक्वा फॉर्म करेंगे। या तो इन द सेंस आप ऐसे लिख सकते हो कि कोई भी सब्सटेंस है ना, आपको डायरेक्टली, हाँ ऐसा नहीं लिख सकते कि लिक्विड स्टेट में मिला, ओके, बट इन द सेंस वो सॉल्यूबल हो, है ना, किसी के साथ मिक्स्ड किया हो, तब भी हम क्या लिख सकते हैं, एक्वा स्टेट लिख सकते हैं। अगर नॉर्मल लिक्विड हमको प्योर मिलता है, ओके, तो मैं क्या करूंगा, इधर लिक्विड लिख लूंगा, इधर प्योर सॉलिड मिल रहा है, तो सॉलिड अगर इवोपरेशन गैस मान लो, इन द सेंस यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है, तो CO2 निकला, बट कैसे फॉर्म में निकला, तो इन द फॉर्म ऑफ गैस, तो मैं कैसे लिखूंगा, G से, स्मॉल g से, डन, ओके। फर्स्ट हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक एग्जाम में 3 मार्क का इसका क्वेश्चन भी आएगा, राइट द, हाँ बोर्ड में, ओके, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन विद इट्स एग्जांपल, ओके, 3 to 4 मार्क का एग्जांपल आता है। सर एग्जांपल कैसे, मतलब वो इक्वेशन हाँ, दिया के क्वेश्चन उसको बैलेंस करने, बैलेंस केमिकल, मैंने बोला ना क्वेश्चन वही आपका है, ओके, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन विद एग्जांपल, ओके, एंड पूरा उसको एक्सप्लेन करना है कैसे आप स्टेप वाइज उस केमिकल इक्वेशन को क्या करते हैं, बैलेंस। तो सर इजी और वो भी इजी हाँ, मतलब 3 to 4 मार्क का क्वेश्चन है, तो आप अपनी तरीके से भी लिख सकते हो, एंड यहाँ पर है आयरन प्लस ऑक्साइड वाले, तो वो भी लिख सकते हो आप, ओके, क्लियर। इसमें बेसिकली रस्टिंग वाला है, ओके। चलो सबसे पहले व्हाई वी नीड अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ओके, कि हमको जरूरत क्यों पड़ेगी इक्वेशन को बैलेंस करने की। हमको पता है कि मास ऑलवेज क्या रहता है, कंजर्व्ड रहता है, यानी कि टोटल मास फ्रॉम द प्रोडक्ट साइड एंड टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट साइड बोथ आर इक्वल होना चाहिए, ओके। तो इसीलिए बस ये वही है कि आप जो 9th में पढ़ रहे लॉज ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, तो मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन, यानी कि जितना मास में इन द रिएक्टेंट साइड लिया हुआ है उतना ही मास मुझे कहां पर मिलना चाहिए, प्रोडक्ट साइड मिलना चाहिए, ओके। इसे लिखे दैट इज द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट present in a product of the chemical reaction has to be equal to the total mass of the element present in the reactant, यानी कि प्रोडक्ट में जितना मास है उतना ही मास हमको रिएक्टेंट में मिलना चाहिए, उसी को ही क्या बोलते हैं, लॉस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ओके। एंड इसी के लिए ही हमको क्या करना पड़ा, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लेना पड़ा, ओके। देखो कि चलो मान लो हमारे पास A एंड B क्या है, एक रिएक्टेंट है, ओके, देन AB हमको क्या मिलता है, प्रोडक्ट मिलता है, इन द सेंस टोटल मास ऑफ द एलिमेंट इन द रिएक्टेंट इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, टोटल मास ऑफ एलिमेंट इन द प्रोडक्ट। ये सिंपल बेसिक बातें हैं, क्यों जरूरत पड़े, क्योंकि समझना जरूरी है कि हम क्यों केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, वैसे ही नहीं चलता है, वैसे ही नहीं चलता है, समझने के लिए आपको पता चल जाएगा, बट आप उसको प्रॉपर नहीं ले सकते हो, तो करने की जरूरत क्यों पड़ी, बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ओके। इसीलिए यानी कि देखो अब मास आप कैलकुलेट कैसे करोगे, क्योंकि हमको पता है बेसिकली आप क्या करोगे, इसमें जितने नंबर ऑफ एलिमेंट इन द प्रोडक्ट साइड होंगे उतने नंबर ऑफ एटम और एलिमेंट इन द रिएक्टेंट साइड हमको मिलना चाहिए, ओके। वही हमको क्या करना है, बैलेंस करना है, ओके। जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, तो हमको क्या मिलेगा, जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन हमको मिलेगा, ओके। चलो पहले तो मैं ये सिंपल बेसिक एग्जांपल है, ओके। सबसे पहले आपको एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बताया जाएगा, देन अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन पढ़ेंगे एंड इसको हम फिर बैलेंस्ड करेंगे, ओके। देखो यहाँ पर जिंक की साइन क्या है, Zn है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 हमको पता है, दोनों रिएक्ट करेंगे, क्या करेगा, Zn है, पॉजिटिव चार्ज है, ZnSO4 जिंक सल्फेट हमको मिल जाएगा, ओके। एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, ओके, क्लियर। ये बेसिक बात है,
ओके यानी कि क्या इन द सेंस सिंपल समझो कि जिंक है ओके सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया जिंक सल्फाइड मिलता है हाइड्रोजन गैस इवोलेट होता है देख लो प्रोडक्ट में हमको दो चीजें मिल रही है देन वी क्या किया हमने प्लस की साइन रखी ओके एरो दिया होगा यानी कि ये क्या है वन वे डायरेक्शन रिएक्शन है क्लियर जिंक एंड H2SO4 के साथ रिएक्ट कर रहा है ओके देखो क्या बोला है ओके देखो लॉस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है मास कैन राइडर विकेट नॉट बी डिस्ट्रॉयड यानी कि इसमें हम क्या करेंगे हमको पता है जिंक कितना है सल्फ्यूरिक एसिड कितना है नहीं पता है ओके बट हम क्या कर देंगे उसका टोटल नंबर ऑफ राइट ओके टोटल नंबर ऑफ एटम को काउंट कर देंगे मान लो यहाँ पर इन द प्रोडक्ट ऑफ सबसे पहले जिंक की बात की है ओके तो जिंक यहाँ पर कितना है इन द देखो है ना एलिमेंट लिख दिया है हमने तो रिएक्टेंट साइड नंबर ऑफ एटम प्रोडक्ट साइड नंबर ऑफ एटम ओके तो चलो सबसे पहले है जिंक ओके तो जिंक कितना है इन द रिएक्टेंट साइड 1 है देख लो और कहीं पर जिंक है नहीं है ओके चलो नंबर ऑफ जिंक इन द रिएक्टेंट साइड कितना है देख लो फर्स्ट इन द प्रोडक्ट साइड वो भी 1 है तो हमने 1 लिख दिया ओके चलो देन किसको लेते हैं हाइड्रोजन को लेते हैं हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं H2 यानी कि 2 हाइड्रोजन है ओके किस कौन सी साइड तो रिएक्टेंट की साइड देन प्रोडक्ट की साइड कितना हाइड्रोजन है 2 वो भी 2 हाइड्रोजन है चलो यानी कि जिंक भी बैलेंस है ओके एंड हाइड्रोजन भी क्या है बैलेंस्ड है अब बात करते हैं सल्फर की ओके राइट सल्फर इन द प्रोडक्ट साइड कितने हैं एक ही है ओके एंड द रिएक्टेंट साइड भी 1 है अब बात करते हैं ऑक्सीजन की ऑक्सीजन कितने हैं 4 है इन द प्रोडक्ट साइड भी 4 है ऑक्सीजन है देख लो सल्फर कितने हैं 1 है ऑक्सीजन भी 4 है यानी कि ये इक्वेशन क्या है राइट इट्स बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जितने नंबर अब देख लो कोई नया है ना नंबर चेंज नहीं हुए सब कुछ देख लो नंबर ऑफ एटम इन द रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम इन अ प्रोडक्ट साइड फॉर एवरी एलिमेंट आर इक्वल ओके तो इसको हम क्या बोलते हैं यानी कि देखो इसमें हमने कुछ एक्स्ट्रा ऐड किया है नहीं जो था ऐसे ही लिखा है तो भी ये इक्वेशन बाय डिफॉल्ट क्या है बैलेंस है देखो यहाँ पर जिंक है तो इसकी नॉर्मल साइड हमने जिंक की रखी है सल्फ्यूरिक एसिड है वो हमको पता है H+SO4 है ना सल्फ्यूरिक एसिड किसे लेते हैं H+SO4 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा H2SO4 मिला जिंक सल्फेट यानी कि वो आएगा आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में है ना टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ोगे जिंक हाईली रिएक्टिव मेटल है वो हाइड्रोजन को क्या कर देगा डिस्प्लेस कर देगा एंड हाइड्रोजन को क्या कर देगा मिटा देगा एंड इसकी जगह पर कौन आ गया जिंक आ गया तो सिंपल कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है पहले सल्फ्यूरिक एसिड था हाइड्रोजन निकल गया जिंक आ गया तो जिंक सल्फेट होगा ओके क्लियर एंड हाइड्रोजन गैस हमको क्या होगी इवोल्यूट होगी राइट सो फ्लेमेबल गैस है ना सॉरी हाइड्रोजन या फ्लेमेबल हाईएस्ट फ्लेमेबल गैस है सो हीलियम भी हाईएस्ट फ्लेमेबल हां हाईएस्ट हाइड्रोजन भी है हीलियम भी है दोनों है ओके हाइड्रोजन भी हाईएस्ट क्लोरोफिल सबसे हल्की गैस किसे कहते हैं हाइड्रोजन या हीलियम हीलियम सबसे हल्की गैस हीलियम हाइड्रोजन से भी ओके इसकी क्लोरोफिल वैल्यू बहुत कम होती है एंड एकदम से मान लो तो बैलून है इसके अंदर हाइड्रोजन फिल अप किया है अगर तो कैंडल या फिर किसी चलते एकदम से ब्लास्ट होगा एंड विथिन माइक्रोसेकंड में वो क्या हो जाएगा पूरा बर्न हो जाएगा इतनी उसकी फास्ट क्लोरोफिल इतनी कम क्लोरोफिल वैल्यू है ओके as the number of the atom of the element is the same on the both side of the arrow means it is a balanced chemical equation okay कि नंबर है ना जो एरो लिया है इसकी दोनों साइड द नंबर ऑफ द एलिमेंट क्या है सेम है इसीलिए इसको हम बोलेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ओके चलो सबसे पहले अभी आ गया अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इसको बैलेंस करना है
क्या, हाँ अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को क्या करना है, बैलेंस करना है। ओके देख लो, आपको एग्जाम में समझो, मैंने बोला था आपको कि आप कोई भी केमिकल इक्वेशन है आप इजीली उसको लिखोगे। ओके याद ओनली हम केमिकल रिएक्शन करेंगे, लाइक आयरन है ऑक्सीजन, सॉरी आयरन है वाटर वेपर के साथ रिएक्ट होता है, क्या मिलता है हमको, आयरन ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है ना। ये नेम आपको बनाना आ गया कि Fe3O4 है ना, Fe+2SO4, सॉरी Fe की वैलेंसी कितनी थी, +3 थी ना, Fe की नहीं, Fe की प्लस, सर वो आयरन प्लस होता है, तो आयरन प्लस तो आयरन ऑक्साइड बनता है। हाँ आयरन, सर हाइड्रोजन गैस कैसे रिलीज, हाइड्रोजन गैस देखो कि हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, ये जो रस्टिंग की प्रोसेस होती है ना, थ्रू रस्टिंग। ओके हाइड्रोजन गैस क्या होती है, रिलीज होती है। वैसे एक्चुअली में हमको रस्टिंग की प्रॉपर प्रोसेस है Fe3O4 into 6 या 7 H2O, समझ आया ना, कि यानी कि थ्रू रस्टिंग में क्या होता है कि वाटर वेपर्स रिलीज भी होती है। ओके बट आपको इसके भी बाद का फॉर्मूला डायरेक्ट डिराइव करके क्या बोला है, हाइड्रोजन गैस इवोल्यूट होती है। ओके क्लियर, यानी कि आयरन है ऑक्सीजन वाटर के साथ रिएक्ट होता है, क्या बनता है हमको, आयरन ऑक्साइड प्लस H2। ओके चलो सबसे पहले हम केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं ना, दो साइड इक्वल करना है। हाँ दोनों साइड इक्वल करने हैं। ओके वो हम एक बार समझ लेते हैं, देन इसके बाद अगर ये चीज क्वेश्चन में पूछे, ओके राइट केमिकल इक्वेशन विद एग्जांपल 3 या 4 मार्क का क्वेश्चन पूछे तो मैं केमिकल इक्वेशन लिख के उसको मैं डायरेक्ट बैलेंस कर दूं तो उसके इतने मार्क्स नहीं मिलेंगे, उसको मैं स्टेप बाय स्टेप कैसे लिखूं, ओके आपको उसके मार्क्स मिलने वाले हैं। यानी कि स्टेप 1 मेरा क्या होगा, तो मैं लिखूंगा सबसे पहले जैसे हमने आगे में किया था, है ना, कि लाइक 5 पहले में क्या था, तो नंबर ऑफ द एलिमेंट, एवरी एलिमेंट में लाइक एंड प्रोडक्ट में कितना है, लाइक यहाँ पर Fe1 है, ओके प्रोडक्ट में Fe कितना मिल रहा है, 3 मिल रहा है, ये सारी चीजें मैं लिखूंगा। इसके बाद एक एक को क्या करूंगा, बैलेंस करूंगा, ये सारे स्टार्टिंग में क्वेश्चन, ओके हाँ स्टार्टिंग ये पूरा एक क्वेश्चन है, समझ में है ना, कि उसको क्या करो, डिस्क्राइब करो। बट पहले सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि कैसे करना है, इसी में ही फिर हम क्या क्या स्टेप लिखने हैं वो समझना आसान हो जाएगा, क्योंकि अगर स्टेप हम पढ़ेंगे ना कि क्या होगा तो सर दर्द लगेगा, है ना। ओके चलो तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, तो देखूंगा सबसे पहले कि ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, मोटा मोटी आपको देख के पता चल जाएगा कि Fe कितना है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर Fe कितना है, 3 है। ओके चलो Fe बैलेंस्ड नहीं है, ओके देन बोलूंगा हाइड्रोजन को यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, देन हाइड्रोजन क्या है, बैलेंस्ड है। ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है, ओके यहाँ पर 4 है, यानी कि ऑक्सीजन भी हमारा बैलेंस्ड नहीं है। ओके तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन करने का तरीका, ओके बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन करने का तरीका ये बताता है कि सबसे पहले ऐसे, चलो सबसे पहले तो क्या कर दो, हमारे माइंड में एक बक्सा बना दो, ओके माइंड में एक बॉक्स बना दो कि कौन सा, कि हम जो ये नॉर्मल जो हमारा ओरिजिनल कंपाउंड है उसमें मैं कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। मैंने आपको पहले भी बोला था, ओके कि मैं Fe3O4 है, ओके मैं उसको नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, बट मैं 1 2 में इधर नहीं लिख सकता। इतना क्लियर। ओके सबसे पहले इमेजिन कर दो कि ये जो फॉर्मूला है ना, लाइक हाइड्रोजन है, सिंपल समझ लो, लाइक हाइड्रोजन है H2, तो वो H2 ही रहेगा, H2 into 2H4 ऐसे नहीं होगा। ओके अगर मुझे मल्टीप्लाई करना है तो मैं उसको आगे लिख सकता हूँ, बट उसके पीछे ओरिजिनल जो कंपाउंड है ना उसमें कोई हमको चेंजेस नहीं करने हैं। चलो तो सबसे पहले हम कर देंगे, सबसे पहले हम ऐसे कंपाउंड को पकड़ो कि जिसमें नंबर ऑफ एटम सबसे ज्यादा हो। यहाँ पर कौन दिख रहा है आपको, राइट, नहीं नंबर ऑफ एटम, राइट 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 वही, मतलब Fe3O4 में सबसे पहले कौन है, ऑक्सीजन है। ओके तो चलो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बैलेंस करना, किससे, ऑक्सीजन से। ओके चलो ऑक्सीजन को देखो, ऑक्सीजन का नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, 4 है, तो यहाँ पर भी मुझे 4 करने हैं। मैंने आपको बोला मैं यहाँ पर भी
पीछे नहीं लिख सकता, मुझे फॉर ऑलवेज कहाँ पर लिखना पड़ेगा, आगे लिखना पड़ेगा। यानी कि चलो बाकी कुछ बैलेंस होता है नहीं होता है वो अभी मत देखो, ओके। एक एक को पकड़ो। ऑक्सीजन को मैंने पकड़ा, यहाँ पर फॉर था तो यहाँ पर ऑक्सीजन फॉर हो गया बैलेंस। चलो ऑक्सीजन की बात करता हूँ, उसको छेड़छाड़ मत करो। चलो ऑक्सीजन के बाद अब किसको पकड़ो, मैंने बोला था हाईएस्ट कौन है, आयरन है, ओके। आयरन कितने हैं इन द प्रोडक्ट साइड, 3 है, ओके। तो 3 है तो मुझे मैं यहाँ से तो उसको किसी को भी काट नहीं सकता, ओके। तो मुझे ऑलवेज क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, राइट। तो मैं क्या करूँगा, प्रोडक्ट में अभी अकेला ही है तो मैं यहाँ पर 3 इधर नीचे नहीं लिख सकता, मैं इधर 3 लिखना पड़ेगा। चलो आयरन भी बैलेंस देख लो, 3 हो गया, 3 हो गया, ओके। चलो अब बात आई हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन पहले बैलेंस था, फिर मैंने आगे क्या लिख दिया, 4 लिख दिया, तो अभी हाइड्रोजन अनबैलेंस्ड हो गया, कोई नहीं कर दूंगा। चलो इंटर रिएक्टेंट साइड हाइड्रोजन कितना है, कोई भी 4H2, इसका मतलब क्या, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं, 4 × 2 8 है, क्लियर। नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं, 4 × 2 8 है। यानी कि इन द रिएक्टेंट इन द रिएक्टेंट साइड नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं, 8 है। यानी कि इन द प्रोडक्ट साइड, चलो यहाँ पर तो हाइड्रोजन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। बाकी आप फाइनल में ऐसे भी आप एक फॉर्मूला देखोगे जिसमें हाइड्रोजन यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा, कोई दिक्कत नहीं, दोनों का सम कर देने का है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके। चलो हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं, 2 है, मुझे 8 करने हैं। अब 2 को तो मैं हटा नहीं सकता, तो मैं आगे कोई डिजिट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। अब 2 4 × 8 होगा तो मैं आगे यहाँ पर क्या कर दूंगा, 4 कर दूंगा। एक बार दोबारा टैली कर देते हैं, आयरन 3 डन, हाइड्रोजन 4 2 × 8, हाइड्रोजन 4 2 × 8 डन, ऑक्सीजन 4 देन इट्स कन्वर्ट टू बैलेंस। सर इसको अगर टेबल के फॉर्म में लिखना हो तो ये हाँ टेबल के फॉर्म में वही मैं दिखाता हूँ आपको, ओके। अगर आपको टेबल के फॉर्म में लिखना है, मैंने आपको भी क्या समझा दिया कि मोटा मोटी, ओके, मोटा मोटी आप क्या करोगे, तो आपको इजीएस्ट मेथड है ना ये वाली है, ओके, इजीएस्ट मेथड, ओके। दोबारा एक बार रिकॉल कर देते हैं, फिर वापस से आप क्या करोगे, हम डायरेक्ट हम स्टेप्स क्या लिखेंगे वो देख लेंगे। टेबल में दिखाता हूँ, कोई नहीं, मैं टेबल दिखाता हूँ, ओके। अगर टैब की फॉर्म में देखो, सबसे पहले क्या कर दो, है ना, बॉक्स है ऊपर बॉक्स, हाँ आपको बॉक्स, हाँ आप सारे के सारे, मतलब आप फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन अगर आप इसका आंसर लिख कर रहे हो तो आपको बॉक्स ड्रॉ करना है, हाँ, ओके। बट आपको सारी केमिकल इक्वेशन में बॉक्स ड्रॉ नहीं करने हैं, समझो, मतलब आप पीछे समझो, ये सबसे बेसिक थिंग्स है। आप पीछे बहुत सारे केमिकल इक्वेशंस पढ़ोगे जो आप 9th में नहीं पढ़े हैं, ओके। एसिड बेस सॉल्ट पढ़ोगे, मेटल एंड नॉन मेटल पढ़ोगे, कितनी सारी केमिकल इक्वेशन आएंगी, समझ में आया ना। तो सब में आप बैलेंस करने के लिए बॉक्स नहीं ड्रॉ करोगे, बट आप एक वन काइंड ऑफ ये प्रैक्टिस है कि हाइड्रोजन मतलब आपको Fe3O4 है तो Fe3O4 एज इट इज रहेगा, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, समझे। इधर मैं यहाँ नीचे ऐड कर सकता हूँ, ऑलवेज मैं कुछ नंबर मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, समझ में आया ना। तो बस ये वैसा ही है कि मैं क्या करता हूँ, बॉक्स इमेजिन कर दूं, यानी कि बॉक्स ड्रॉ करो, स्टेप 1 हमारा कंप्लीट, ओके। हमारा स्टेप 1 क्या था, तो ड्रॉ द बॉक्स अराउंड द ईच फार्मूला, ओके। स्टेप 2 क्या कहता है, तो लिस्ट द नंबर ऑफ द एटम ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट। सबसे पहले हमको पता तो होना चाहिए ना कि कौन कौन से कितने हैं। तो चलो सबसे पहले मैंने ये कर दिया, देख लो कि कितने हैं हमारे पास, देख लो मोटा मोटी 3 एलिमेंट है, इसीलिए हमने क्या कर लिया, 3 कॉलम बनाए, 3 रो बनाई हुई है, Fe है, हाइड्रोजन है एंड ऑक्सीजन है, ओके। तो इन द फाइनल प्रोडक्ट साइड हमको इन 3 में से कोई नया तो नहीं मिलने वाला, ओके। तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर Fe लिख दिया, ओके। Fe नंबर ऑफ द एटम इन द रिएक्टेंट साइड कितने हैं, 1 है, ओके। बट प्रोडक्ट में कितने हैं, 3 है। हाइड्रोजन इन द रिएक्टेंट साइड 2 है, ओके। इन द प्रोडक्ट साइड भी हाइड्रोजन 2 है। ऑक्सीजन इन द रिएक्टेंट साइड 1 है एंड इन द प्रोडक्ट साइड कितने हैं, 4 है, क्लियर। हो गया, डन।
ओके चलो इसके बाद स्टेप 3 क्या करना है, स्टार्ट द बैलेंसिंग। ओके ओके ये सारे स्टेप्स से आप इजीली गो थ्रू प्रैक्टिस, आप समझ लोगे, आप लिख सकोगे इजीली। स्टार्ट द बैलेंसिंग द कंपाउंड दैट कंटेन अ मैक्सिमम नंबर ऑफ द एटम। ओके वहां से केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना स्टार्ट करना है जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम हो, यानी कि टोटल। यहाँ पर देखो हाईएस्ट किसके पास है, हाँ आयरन ऑक्साइड के साथ, यानी कि Fe3O4। Fe3O4 में भी सबसे पहले किसके पास है, ऑक्सीजन के पास, टू बैलेंस द ऑक्सीजन एटम। ओके तो उसके लिए अलग से टेबल बनाओ, एटम ऑफ द ऑक्सीजन इन रिएक्टेंट साइड एंड इन द प्रोडक्ट साइड। ओके चलो इनिशियल में कितना था, तो इनिशियल में H2O के अंदर कितना था, 1 था। ओके एंड Fe3O4 में कितना था, 4 था। यानी कि मुझे दोनों साइड क्या करना है, बैलेंस करना है। तो मैं 1 को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, सिंपल हो गया। तो मैं क्या कर दूंगा फिर आगे। ओके फॉर एग्जांपल, हाँ ये चीज याद रखो जो मैंने बोली थी ना, फॉर एग्जांपल टू बैलेंस द ऑक्सीजन एटम वी कैन पुट अ कोएफिशिएंट फॉर एज H2O फॉर H2O। ओके एंड नॉट H2O4 या फिर H2O4, ऐसे नहीं लिख सकता मैं, ये चीज खास याद रखना। ओके क्लियर, मैं कोएफिशिएंट हमको फॉर उसके आगे समझो, हाँ राइट। अगर मुझे कोएफिशिएंट बैलेंस करने के लिए ऑक्सीजन को मुझे यहाँ पर कोएफिशिएंट फॉर लगाना पड़ता है, तो वो मैं कंपाउंड के आगे फॉर H2O ऐसे लगाऊंगा कि नहीं H2O4 ऐसे लगाऊंगा, है ना क्लियर। देखो तो मैंने क्या कर दिया, आगे फॉर लगा दिया, डन। ओके फिर we cannot alter the formula the compound of the element to equalize the number of the atom। ओके यानी कि जो फॉर्मूला है ना, जो बेसिक कंपाउंड है उसका नेचर चेंज नहीं होना चाहिए, जो वो है वो एज इट इज रहना चाहिए। ओके फिर क्या कहता है स्टेप 4, लेट अस बैलेंस द हाइड्रोजन एटम इन द पार्शियली बैलेंस इक्वेशन। ओके यानी कि देखो अभी हमारा क्या प्रोड्यूस किया है, पार्शियली बैलेंस्ड इक्वेशन, यानी कि देखो अभी हमारा इक्वेशन कंप्लीट नहीं बैलेंस हुआ है, इसीलिए अभी चलो ये पार्शियली हमने सॉल्व किया है। चलो उसको क्या करते हैं, हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। अब देखो हाइड्रोजन इनिशियल में कितना आ गया, 4 2 सा, वो वाला नहीं काउंट करना है जो हमने अपडेट किया, वो वाला 4 2 सा कितने हैं, 8 है H2O में। यहाँ पर इन द प्रोडक्ट साइड कितने हैं, 2 है, तो हमको मल्टीप्लाई करना है, क्या होगा 8 है, तो 8 तो वो 2 के टेबल में 8 आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या होगा 2 4 सा 8 होगा। यानी कि इधर H2 के आगे मुझे कितना कोएफिशिएंट लगाना पड़ेगा, 4 कोएफिशिएंट लगाना पड़ेगा, किसके आगे, H2 के आगे। देख लो H2 के आगे मैंने 4 कोएफिशिएंट लगा दिया। ओके क्लियर, देन क्या होगा हमारा स्टेप 5, लेट अस द बैलेंस द आयरन एटम इन द पार्शियली बैलेंस्ड इक्वेशन। चलो इसके बाद हम क्या करते हैं, आयरन को बैलेंस करते हैं, हमारा जो भी पार्शियल बैलेंस्ड इक्वेशन है उसको बैलेंस करने के लिए। तो नंबर ऑफ द एटम ऑफ द आयरन, इनिशियल में कितना है, 1 आयरन है, फाइनल में हमको अभी कितना मिलता है, 3 मिलता है। ओके तो 3 को तो मैं हटा नहीं सकता, हाँ 1 को into 3 कर सकता हूँ, तो बस टू बैलेंस से क्या करना पड़ेगा, 1 into 3, यानी कि कितना कोएफिशिएंट लगाना पड़ेगा, 3 कोएफिशिएंट लगाना पड़ेगा। ये 3 तो इनिशियल में था ही, तो यानी कि देखो मैंने यहाँ पर एक 3 ऐड किया, 4 ऐड किया एंड 4 ऐड किया, यानी कि जितनी भी चीज मैंने ऐड की ना वो कंपाउंड के आगे ऐड की, इसके पीछे ऊपर नीचे कुछ नहीं लगाया। ओके क्लियर। ओके अब देखो कि ये क्या हो गया, अब चेक करते हैं। चलो स्टेप लास्ट वाला 6, करेक्टनेस ऑफ द बैलेंस्ड इक्वेशन, दिस मेथड ऑफ द बैलेंसिंग, हाँ ये याद रखो,
कि अगर आपको कुछ ऐसा नहीं पूछ सकता है कि ट्राई द बैलेंस केमिकल इक्वेशन यूजिंग हीट एंड ट्रायल मेथड। ओके, इसमें हमने क्या किया, तो हीट एंड ट्रायल मेथड यानी कि हमने ये रखते गए पार्शियली बैलेंस करते गए, तो वैसे करके हमने फाइनली हमको बैलेंस इक्वेशन लाया, इसीलिए उसको हम क्या हीट एंड ट्रायल मेथड। ओके, चलो फिर फाइनल हम क्या कर देंगे, करेक्ट कर देंगे। ओके, तो फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट आर मेंशन अलोंग विद द केमिकल फार्मूला, मैंने बोला था। ओके, कोई भी केमिकल्स की इक्वेशन आप लिखो, उसके साथ में उसकी फिजिकल स्टेट भी क्या लिखो, मेंशन करो। ओके, ये केमिकल इक्वेशन को क्या कर देगा, मोर अट्रैक्टिव बना देगा। ओके, द gaseous, the liquid, the aqueous, the solid state of the reactant, the d product and the represented by, देखो डिनोटेड है, जो गैसियस स्टेट है तो G से डिनोटेट करता हूँ, लिक्विड को L से डिनोटेट करता हूँ, और aqueous सॉल्यूशन Aq से डिनोटेट करते हैं, एंड फॉर सॉलिड इक्वेशन स्मॉल s से डिनोटेट करते हैं। सो द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बिकम डन। ओके, 3 सर H2O वाटर नहीं होगा, लिक्विड नहीं होगा, सॉरी नहीं H2O लिक्विड भी हो सकता है एंड गैस भी हो सकता है। ओके, यहाँ पर इन जनरल देखो, इन जनरल लिक्विड भी हो सकता है, समझो। ओके, बट इन जनरल जो रस्टिंग की प्रोसेस होती है इन द मोस्ट ऑफ द केस, ओके, इसमें होती है तो वाटर वेपर की प्रेजेंस में होती है, समझना है ना, वाटर वेपर की प्रेजेंस में होती है। रस्टिंग की प्रोसेस का ऐसा कोई सीजन नहीं है। देखो, आप अगर समर की बात करते हो तो समर में रस्टिंग की प्रोसेस के चांसेस बहुत कम है, एंड इन विंटर एंड मॉनसून रस्टिंग सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा, है ना, एकदम लाइक डोर के गेट के ऊपर या बहुत सारी जगह के ऊपर आपने ऑब्जर्व किया हो। तो क्यों? क्योंकि उस टाइम मॉइस्ट सबसे ज्यादा होता है ना, ह्यूमिडिटी सबसे ज्यादा होती है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको कंप्लीटली पानी चाहिए, अगर वाटर वेपर होगी तो भी रस्टिंग की प्रोसेस होगी, एंड अगर आप इधर लिक्विड लिखो तो भी उसमें कोई भी गलत नहीं है। ओके, डन। सर देख लो ना ऐसे क्लियर। ओके, FeHO इनिशियल में ना, हाँ ओके, टेम्परेरी समझ में आ गया ना अभी? हाँ सर, सॉलिड लिक्विड। ओके, डन डन डन। तो बोर्ड में ऐसा लिख के चल रहा है। हाँ, इतना नहीं रखना चाहिए, इससे बड़ा ऑब्वियसली मैं तुझे दूंगा तो पागल हो गया है क्या? ठीक है, कि सम टाइम बस से खत्म हो लास्ट तक। सम टाइम द रिएक्शन, देखो रिएक्शन कंडीशन सच एज द टेम्परेचर, देखो मैंने अभी बात की ना, टेम्परेचर, प्रेशर, कैटालिस्ट एक्सेट्रा फॉर द रिएक्शन आर इंडिकेट अबव और एंड और बिलो द एरो इन द इक्वेशन, यानी कि ये सारी चीजें है। ओके, जो रिएक्शन को क्या करता है फॉर कंडीशन। ओके, बेस्ड वर्ड क्या है, कंडीशन, कि अगर ये रिएक्शन तभी ही होगी जब प्रेशर इतना होगा, ये रिएक्शन तभी होगी जब टेम्परेचर इतना होगा, ये रिएक्शन तभी ही फास्ट होगी जब मैं इस कैटालिस्ट का इस्तेमाल करूंगा। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, तो इसको लाइक मान लो, देखो चलो, हाँ ये वाला एग्जांपल, कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि गैस है, वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है, तब हमको मिलता है मिथेनॉल। ओके, ये क्या है, CH3OH, ये अल्कोहल का एक ग्रुप है। ओके, गैस एंड गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस कंबाइन होकर हमको लिक्विड मिलता है। देख लेते हैं बैलेंस के साइड से बैलेंस होगा, ये कार्बन है 1 है बैलेंस है, ऑक्सीजन 1 है बैलेंस है, हाइड्रोजन 2 सा बराबर, पहले H2 था, मान लो अभी 2 नहीं है तो पहले H2 2 था। ओके, इधर क्या है, H3 3 + 1 4 है, तो इधर भी 4 होना चाहिए, तो आगे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है ना। ये 3 ATM क्या है? हाँ, तो वही है, ये ATM का मतलब है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेयर, हाँ, इसको क्या करते हैं ATM से, ATM यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि ये रिएक्शन तभी होगी जब मैं कोई भी चैम्बर में प्रेशर कितना, तो 340 ATM में क्या करूँगा, डिनोटेट करूँगा, वैसी बात है। ओके, फिर देख लो बेस्ड केमिकल इक्वेशन आपको पता ही होगी,
ये बेस्ट इक्वेशन है ना फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस थोड़ा छोटा नहीं है डिस्काउंट कर देते 20%। देखो है ना, ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से याद है। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में क्या होता है, आप पढ़ोगे चैप्टर 5 में फर्स्ट ही। फोटोसिंथेसिस में क्या होता था, चलो बेसिक चीज सोचो। फोटोसिंथेसिस में क्या होता था, यानी कि प्लांट है ओके अपना खाना बनाता है, सिंपल ओके। प्लांट अपना खाना बनाता है, कैसे बनाता है, वाटर लाइट ओके। उसके प्रेजेंस में अब रिएक्शन किसके बीच में होगा, तो रिएक्शन होगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। हाँ, क्लोरोफिल तो क्या है, अच्छा कैटालिस्ट है ना। लाइक फाइनल प्रोडक्ट में हमको क्या मिलता है, सिंपल सोच, हमको क्या मिलता है, ग्लूकोज मिलता है ओके। एंड वाटर पेपर एंड ऑक्सीजन हमको पता है कि थ्रू एक्सक्रीशन क्या करता है, प्लांट रिलीज करता है ना थ्रू स्टोमेटा के थ्रू, डन ओके। तो ये क्या है, हमको ग्लूकोज मिलता है। तो कोई भी फार्मूला में देख तुझे क्लोरोफिल नहीं आएगा, समझ क्यों, क्योंकि ये कैटालिस्ट है। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस तभी ही होगी जब क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा। विदाउट क्लोरोफिल कोई भी प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता, समझ में आया। यानी कि प्लांट का, एंड वो भी पता होगा तुझे, पूरा प्लांट भी फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता। प्लांट का वही हिस्सा जिसके अंदर ग्रीन कलर के पिगमेंट क्लोरोफिल प्रेजेंट होंगे ना, वही क्या कर सकेंगे, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कर सकेंगे ओके। एंड बस कैटालिस्ट है, देखो क्लोरोफिल नीचे लिखा है, दूसरा वो सनलाइट के ऊपर लिख दे तो कोई भी मतलब देखो, दो कैटालिस्ट है तो दोनों को ऊपर नीचे लिखा है। देखो ओनली क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा तो भी ऐसा जरूरी नहीं है एवरी टाइम फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी। मोस्ट अनदर आल्सो भी क्या जरूरी है, सनलाइट की जरूरी, यानी कि दोनों कैटालिस्ट है। उस इन दोनों के बिना फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी ही नहीं। तो ये दोनों किसमें आएंगे, अब देखो ये दोनों कोई इक्वेशन में इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, बट केमिकल प्रोसेस को क्या कर रहे हैं, फास्ट कर रहे हैं, एंड केमिकल प्रोसेस करने में हेल्प कर रहा है इन द सेंस ओके। अब देखो बेसिक बात है, देखो बैलेंस भी हो जाएगा। देखो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करता है, उसको क्या मिलता है, जो फूड मिलता है, जो प्लांट अपना खाना बनाता है इन द सेंस वो क्या बनाता है, इन द फॉर्म ऑफ द ग्लूकोज बनाता है। C6H12O6 किसका फार्मूला है, ग्लूकोज का फार्मूला। हां ग्लूकोज का फार्मूला। सर कार्बोहाइड्रेट हां कार्बोहाइड्रेट नहीं होता, C6H12O6 नहीं, वो वैसे शुगर ही है बट कार्बोहाइड्रेटेड शुगर है, समझ में आया ना। तो वो कार्बोहाइड्रेटेड वन काइंड ऑफ शुगर ही है, बट ये क्या है, कॉम्प्लेक्स शुगर है। फिर हमारी जो बॉडी डाइजेस्ट करती है ना, वो कौन सी शुगर है, सिंपल शुगर को डाइजेस्ट करती है ओके। ये अभी कौन सी शुगर है, कॉम्प्लेक्स शुगर है, बट अकॉर्डिंग शुगर है ओके। इन किसके फॉर्म में करते हैं, एक्वायर फॉर्म में ओके। एक्वायर फॉर्म में यानी कि एकदम लिक्विड भी नहीं होगा, सॉलिड भी नहीं होगा, दोनों के मिड की स्टेज होगी, डन ओके। एंड ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन गैस के फॉर्म में रिलीज करेगा, नॉट एक्वायर फॉर्म में ओके। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या करता है, रिलीज करता है थ्रू स्टोमेटा के थ्रू, तो वो O2 है। एंड देन फाइनल वाटर वेपर रिलीज करता है इन लिक्विड स्टेट ओके। इक्वेशन को क्या कर दिया, बैलेंस कर दिया हुआ है, 6 12H2O 6 6O2 एंड 6H2O डन। वो लिखना आज यहाँ तक करते हैं ओके।